हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सुपर इजी वे में हम कर रहे हैं। इसके 19th पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं। 1 to 18 पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप सारे पार्ट सीलोड में देख रहे हो ना, ट्रस्ट मी ये चैप्टर इजी ही लगने वाला है। आज का टॉपिक क्या है? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ये तो पहले भी किया था लार्ज सैंपल में। नहीं, आज का टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अभी क्वेश्चन पढ़ाते हो, डरो मत। आज कोई नया फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। आज इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को हैंडल कैसे करते हैं ये सीख रहे होंगे। कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं होगा, फॉर्मूला पहले वाले ही यूज होंगे। लेकिन कैसे क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करना है, अच्छा यहां से टॉपिक आया है, और हैंडल कैसे करना है अभी यहाँ पे ध्यान से समझना। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर चीजें बताती हूँ। क्वेश्चन के थ्रू ही आज हम काम कर रहे होंगे, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। देखो क्या है, a social organization claiming to be the promoters of sex education। ठीक है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो सेक्स एजुकेशन के बारे में बताती है। sought the views of parents from the states of Punjab, Bihar and Haryana introducing sex education at the school level। ये ऑर्गेनाइजेशन सेक्स एजुकेशन को स्कूल लेवल पे भी देना चाहती है बच्चों को। ये फिर पेरेंट्स से पूछ रहे हैं क्या ये चीज ठीक है। कहां से पूछ रहे हैं? पंजाब, बिहार एंड हरियाणा स्टेट्स के पेरेंट्स से ये चीज पूछी जा रही है। आगे देखो, द व्यू ऑफ 80 पेरेंट्स सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द 3 स्टेट्स। ठीक है, पूछा गया, पेरेंट्स से डिस्कशन की गई, वहां से 80 पेरेंट्स के व्यूज उठाए गए। ठीक है, द व्यूज ऑफ 80 पेरेंट्स उठाए गए आर एज फॉलोज। ये हमें यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। पंजाब के 50 पेरेंट्स हैं जो इस फेवर में कि एजुकेशन स्टूडेंट को स्कूल लेवल पे ही दे दो। बिहार के 20 स्टूडेंट्स हैं। हरियाणा के कितने? 45 पेरेंट्स हैं। अगेंस्ट कितने हैं? पंजाब के 30 पेरेंट्स अगेंस्ट हैं, बिहार के 60 पेरेंट्स अगेंस्ट है एंड हरियाणा के 35 पेरेंट्स अगेंस्ट है। ये आपको डाटा पढ़ना आना चाहिए। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? डू दिस सैंपल प्रोवाइड इनफ एविडेंस टू व्यू दैट द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंट्स। किसकी बात हो रही है? प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंट्स इन फेवर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सेक्स एजुकेशन in school is the same in all 3 state। प्रोपोर्शन सेम, इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है? यहाँ क्या लिखा है? कहता है इस डाटा से आपको लगता है कि जो पेरेंट्स की प्रोपोर्शन है इन तीनों स्टेट्स में जो चाहते हैं कि सेक्स एजुकेशन मिले वो इक्वल है। उन पेरेंट्स की प्रोपोर्शन इक्वल पूछ रहा है जो चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल लेवल पे ही सेक्स एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये लिखा, ध्यान से देखना। डू दिस सैंपल प्रोवाइड इनफ एविडेंस टू द व्यू दैट प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंट्स इन फेवर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस एजुकेशन। तो हमें ये चेक करना है, प्रोपोर्शन की बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है। कह रहा है प्रोपोर्शन सेम है, तीनों स्टेट्स में सेम है, मतलब इक्वालिटी की बात हो रही है। तो अगर प्रोपोर्शन इक्वालिटी मिल जाए तो माइंड में आ जाना चाहिए ये इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ने बताया कि मैं इक्वालिटी का क्वेश्चन हूं, बताओ समझ आई ये चीज? यही आज हम टॉपिक कर रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ऊपर देखो क्या लिखा है, काय स्क्वायर टेस्ट। इसके क्वेश्चन काय स्क्वायर टेस्ट से ही हो रहे होंगे। जो हमने काय स्क्वायर टेस्ट के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स के फॉर्मूला किए हैं, उसी की हेल्प से हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चन करेंगे, इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। क्लियर है? स्टेटमेंट समझ आए? क्वेश्चन स्टार्ट करें फिर। चले फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमें पता लग गया किसका क्वेश्चन है, इक्वालिटी का। किसकी इक्वालिटी का? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का। अभी वही सेम प्रोसीजर रहने वाला है, H0 H1 अल्फा, फिर क्या करते थे? कैलकुलेशन, फिर रेंज देखते थे और फिर अपना डिसीजन, वही हम करने वाले हैं। सबसे पहले H0 लिखते हैं भाई। H0 क्या लेंगे? अगर आपके पास इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो तो नल हाइपोथेसिस में लिखोगे हाँ प्रोपोर्शन इक्वल है, तो हम इसमें लिखेंगे यस है प्रोपोर्शन इक्वल। तो इसमें ये सेम लाइन आ जाएगी, दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंट्स इन फेवर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस एजुकेशन इन स्कूल इज सेम इन ऑल 3 स्टेट। ये सारा H0 में आ जाएगा कि हम पहले सेम ही मान के चल रहे हैं। द प्रोपोर्शन से लिख
लेके स्टेट्स तक आपने यही स्टेटमेंट वाली लाइन लिखनी है कि हम मान के चल रहे हैं प्रोपोर्शन सेम है। H1 क्या होता है, उससे उल्टा, प्रोपोर्शन नॉट सेम। तो आप पूरी लाइन लिखोगे, द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंट्स इज इन फेवर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सेक्स एजुकेशन इन स्कूल इज नॉट सेम, is not same in all three states, is not same in all three states। इसमें सेम वाली लाइन आएगी, यहां से यहां एज इट इज। H1 में बस यहाँ पे नोट आ जाएगा। H1 के केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिख देंगे, नोट लिख देंगे H1 के केस में। H नोट में तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सेम लाइन, ठीक है। अल्फा नोट करते हैं। अल्फा क्या है, आपने पूरा लिखना है, आपने ऐसे डैश डैश नहीं डालना, आप प्रॉपर पूरी लाइन लिखोगे। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.01 फॉर अ चेंज, वैसे हमेशा 0.05 आ रही थी, फॉर अ चेंज कितनी है 0.01। हमारे पास H नोट हो गया, H1 हो गया, अल्फा हो गया। अब किसकी बारी है, कैलकुलेशन की। तो काई स्क्वायर का फॉर्मूला समीशन O माइनस E का होल स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज E। मुझे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज चाहिए, एक्सपेक्टेड चाहिए, वैल्यू पुट करूंगी, क्या मिल जाएगा, काई स्क्वायर। चलिए फिर अब कैलकुलेशंस करते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज। वो ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज तो लिखी है, देखो ध्यान से, ये सारी क्या है, ऑब्जर्व्ड ही तो है। ये मेरी 6 की 6 क्या है, ऑब्जर्व्ड है। इसमें टोटल नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, पर जो वैल्यूज दी हुई हैं ये मेरी क्या है, ऑब्जर्व्ड है। पर टोटल बिना काम नहीं चलता, टोटल हमें चाहिए होता है, तभी हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाल पाएंगे। ऑब्जर्व्ड हमें दी हुई है, एक्सपेक्टेड हम निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अब टोटल बिना एक्सपेक्टेड तो नहीं निकलती, तो पहले हम टोटल निकाल लेते हैं। 50 + 20 70, 70 + 45 115। ये हमारे पास टोटल, यहाँ टोटल नहीं दिया हुआ लेकिन एक्सपेक्टेड के लिए हमें चाहिए होता है, तो हमने ये पूरा टोटल कर लिया। अब इसका टोटल करो, 60 + 30 90, 90 + 35 दैट विल बी 125। बिल्कुल सही है। इसका टोटल करो, 50 + 30 दैट विल बी 80, 20 + 60 दैट विल बी 80 और 45 + 35 अगेन 80। इन सबका टोटल करो, ये भी 240 दे रहा है, ये भी 240 दे रहे हैं। अगर टोटल दे रखा है अच्छी बात है, नहीं दे रखा खुद करो, क्योंकि इसके बिना एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज नहीं निकलती। अब निकालेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। पहले ये वाली वैल्यू निकाल लें, बाकी हमारी माइनस करके आ जाती है, हमें पता है ये चीज। हम क्या करेंगे, पहले एक ये वाली निकाल लेंगे, E11 निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगी, इसका यहाँ पे टोटल कितना है 115, यहाँ पे टोटल कितना है 18। ये वैल्यू निकालनी है ना, तो इसके सामने वाला ये टोटल देखा, इसके नीचे वाला ये टोटल देखा, 80 नीचे आता है पूरे का टोटल, दैट इज 240। यहाँ पे लिख दिया 240। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, इसमें से माइनस करोगे आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। लास्ट क्लासेस में आपने सीखा है कि ये टेबल कैसे बनाते हैं, दैट इज ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। आप ये सारी कैलकुलेशन करोगे, आपको E11 का आंसर ये मिल रहा होगा। फिर आप माइनस करोगे, 80 में से ये माइनस करोगे, आपको 41.67 मिल जाएगा। आगे चलते हैं, ये वाली वैल्यू कैसे निकालोगे। अब यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, माइनस करके तभी वैल्यूज मिलती हैं जब एक मिसिंग हो। अब इस वाली रो में ये 2 वैल्यूज मिसिंग है, ये वाली अभी तक निकाली है हमने और माइनस करके ये निकाल ली। ये वाली कैसे निकालोगे, E12 दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। एक बार ये वाली वैल्यू मिल गई, इसमें से ये माइनस करोगे ये मिल जाएगा, इसमें से ये माइनस करोगे ये मिल जाएगा। ये वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें से ये माइनस करके। आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का टेबल निकालना आता है, लास्ट 2-3 क्लासेस में हमने सीखा है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये नीचे वाले तो टोटल ही है, ये जो हमारे पास 6 वैल्यूज आई है ये किसकी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज की। ऑब्जर्व्ड वाली भी थी, अब हमारे पास एक्सपेक्टेड भी आएगी। एक्सपेक्टेड कैसे उठाई, दिस दिस दिस, देखो यही 3 उठाई हुई है। फिर दिस दिस दिस, देखो यही 3
3 उठाई हुई है, ऑर्डर सेम रहना चाहिए, ऑब्जर्व भी ऐसे उठानी है, 50 20 45, देखो ऐसी उठाई हुई है 50 20 45, ऐसी अगली रो लिख दोगे 30 60 35। आपको पता है काई स्क्वायर का फॉर्मूला O माइनस ई का होल स्क्वायर बाय ई, पहले O माइनस ई का होल स्क्वायर तो निकाले, पहले O माइनस ई निकाला, O माइनस ई का होल स्क्वायर, इसको E से डिवाइड करना है, इस वैल्यू को E से डिवाइड करा, आंसर कितना है 3.5। ये हमने सारे कॉलम को ऐड करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे समीशन है, सारा कॉलम को ऐड करके आंसर कितना है 25.27, यही हमारे काई स्क्वायर का आंसर होता है। तो अब ये टेबल बनाने के बाद दोबारा काई स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हो और फिर आंसर लिखते हो। हम लास्ट 3 क्लासेस से सेम चीजें करते आ रहे हैं, बस क्वेश्चन का टाइप बदल रहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स का क्वेश्चन है तो भी यही काम करना है, येट्स करेक्शन है, एक छोटा सा चेंज है 0.5 वाला, काम यही हो रहा है। इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, यही सेम प्रोसीजर करना है, बस H0 H1 में ध्यान देना है कि यहाँ पे इक्वालिटी वाला हम नल हाइपोथेसिस भी लेते हैं और नॉट इक्वल वाला किस में लेते हैं, दैट इज इन द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये बात समझ आई, काई स्क्वायर का वैल्यू आ गया, काई स्क्वायर टेस्ट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगा R-1 C-1, कितने रोज थे देखो ऑब्जर्व्ड में कितने रोज थे, सेम होते हैं, चाहे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का देख लो चाहे आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल देख लो, रोज और कॉलम सेम होते हैं। कितने रोज है 1 2, टोटल वाली नहीं देखते, 2 रोज कॉलम कितने हैं 1 2 3, 2 रोज कॉलम 3, रोज की जगह 2 कॉलम की जगह 3, आंसर कितना आ रहा है 2। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 के लिए काई स्क्वायर 0.01 था, ध्यान रखना 0.05 कॉमन होता है, यहाँ मिस्टेक हो जाती है, हमें यहाँ अल्फा गिवन था, कितना गिवन था, दैट इज 0.01, तो हमने 0.01 पे वैल्यू देखने कितनी आएगी 9.210, चेक कर लेते हैं किस पे वैल्यू चेक करनी है, अभी देखते हैं, हमें चाहिए वैल्यू दैट इज 2 पे, ये लो भाई 2 पे चेक कर लेते हैं, किस पे चेक करनी है 0.01, 0.01 ये रहा 0.01, वैल्यू कितनी आ रही है 9.210, देखो इस 2 के सामने वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 9.210, वही वहां लिखा हुआ है, ये रहा कैलकुलेटेड वैल्यू, ये है, ये क्या है हमारी टेबल वैल्यू, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू इज नॉट लेस देन द टेबल वैल्यू, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड होगी, नल हाइपोथेसिस में लिया क्या था कि ये इक्वल है, ये क्या होगी रिजेक्ट, इक्वल वाली रिजेक्ट होगी, तो इसका मतलब नॉट इक्वल वाली स्टेटमेंट आएगी, तो आप लिखोगे नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, देयरफॉर द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंट्स इन फेवर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सेक्स एजुकेशन इन स्कूल इज नॉट सेम इन ऑल 3 स्टेट्स, सेम नहीं है। क्लियर है क्वेश्चन, समझ आया, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन क्लियर हुआ पक्का, चाहे आप काई स्क्वायर टेस्ट जानते हो, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स जानते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, तो आप कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया, इसका फॉर्मूला तो आता ही नहीं, तो पता होना चाहिए कि इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में भी इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स की तरह ही काम होता है। चलो फिर करते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन करने हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आ गए, लास्ट क्वेश्चन है, इट इज फाउंड दैट 35 आउट ऑफ 250 हाउसवाइफ्स इन दिल्ली, 22 आउट ऑफ 220 हाउसवाइफ्स इन मुंबई एंड 39 आउट ऑफ 300 हाउसवाइफ्स इन चंडीगढ़। यहाँ पे ये किसका है, दिल्ली का डाटा है, ये किसका डाटा है, दैट इज मुंबई का, जो डाटा मेंशन कर लेते हैं हम, हाईलाइट कर लेते हैं, 39 किसका है, चंडीगढ़ का। वॉच एटलीस्ट 1 टॉक शो एवरी डे, ये डाटा दिया गया है कि 35 250 में से 35 हाउसवाइफ्स है दिल्ली के अंदर जो टॉक शो देखती है, ऐसे मुंबई और चंडीगढ़ का बताया गया। आगे देखो, एट द 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ट्रू proportions of housewife who watch talk show in these cities। क्या कह रहे हैं, टेस्ट करो जो हाउस वाइफ्स के प्रोपोर्शन है जो अलग अलग सिटीज में ये टॉक शो देख रही हैं वो सेम है, ये हमें चेक करना है। देखो ये लिखा है देयर इज नो डिफरेंस, नो डिफरेंस का मतलब सेम, नो डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं, इसका मतलब क्या है सेम है, तो यही कह रहा है कि कोई डिफरेंस नहीं है किसके बीच में, द ट्रू प्रोपोर्शंस के बीच में हाउस वाइफ के जो ये टॉक शो देख रही हैं, ये इक्वालिटी
ऑफ प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, प्रोपोर्शन सेम की बात कर रही है, मतलब इक्वालिटी ऑफ प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। फटाफट से H0 H1 अल्फा लिखते हैं, ध्यान से समझना। H0 क्या लिखेंगे कि यहाँ पे देयर इज, पूरा H0 लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? द प्रोपोर्शन ऑफ हाउसवाइफ वॉचिंग टॉक शो इन मुंबई, दिल्ली एंड चंडीगढ़ इज सेम। पूरा H0 लिखना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा है पहले एक लाइन लिख दो, लेट P1 P2 P3 बी द प्रोपोर्शंस ऑफ, पूरी लाइन एक बार लिख दो, प्रोपोर्शंस ऑफ हाउसवाइफ्स वॉचिंग, पूरा वॉचिंग टॉक शो इन दिल्ली, मुंबई एंड चंडीगढ़ रिस्पेक्टिवली, इन दिल्ली, मुंबई एंड चंडीगढ़ रिस्पेक्टिवली। पूरी लाइन आप पहले ही स्टार्टिंग में लिख दो, नहीं तो ऐसी बड़ी सी लाइन एक बार आपको लिखनी पड़ेगी H0 में और एक बार पूरी लिखनी पड़ेगी आपको H1 में। इससे पहले H0 H1 से पहले आप इनका नाम P1 P2 P3 ले लो। लेट P1 P2 P3 विद प्रोपोर्शंस ऑफ हाउसवाइफ्स वाचिंग टॉक शो इन दैट इज मुंबई, जो भी उन्होंने लिखा हुआ पहले दिल्ली, मुंबई एंड दैट इज लास्ट में चंडीगढ़ रिस्पेक्टिवली। अब H0 H1 लिखो। H0 क्या कहते हैं कि सारे इक्वल लेने हैं। जब भी इक्वालिटी की बात होती है नल हाइपोथेसिस में हम इक्वल लेते हैं। दैट इज H0 क्या लेंगे, P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P3 कि तीनों इक्वल हैं। बड़ी सी लाइन यहाँ नहीं लिखनी। H1 में क्या लिखेंगे, P1 P2 एंड P3 आर नॉट ऑल इक्वल, ये सारे आर नॉट ऑल इक्वल। तो बड़ी सी लाइन पहले इसमें लिखते तो आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। पिछले क्वेश्चन में भी आप पहले भी डिनोट कर सकते थे, लेट P1 P2 P3 बी द प्रोपोर्शंस ऑफ पेरेंट्स दैट इज इन फेवर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सेक्स एजुकेशन। पहले एक लाइन लिख के फिर यहाँ पे भी आप H0 लिख सकते थे, P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3, जैसे हम नेक्स्ट में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही काम कर सकते थे जैसे हम यहाँ कर रहे हैं। मैंने दोनों वेज बता दिए जो आपको इजी लगे, ठीक है, दोनों ही सही है। इसे पहले एक लाइन इंट्रोड्यूस करके H0 H1 ऐसे लिख दो। अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है, 0.05। H0 H1 अल्फा। नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेशंस, तो लिखते हैं काई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, समीशन O माइनस E का होल स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, दैट इज नीचे E आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। मुझे चाहिए ऑब्जर्व्ड वैल्यूज और मुझे क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यूज। क्या मेरे पास यहाँ ऑब्जर्व्ड वैल्यू का टेबल है, नहीं है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू का टेबल नहीं है तो एक्सपेक्टेड कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे हम दो टेबल बना रहे होंगे, पहले ऑब्जर्व्ड वैल्यू का और फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू का। आइए बना लेते हैं। 35 आउट ऑफ 250 हाउसवाइफ्स इन दिल्ली। यहाँ पे देखो किसकी बात हो रही है, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, और वो टॉक शो देख रही हैं नहीं देख रही हैं, ये बात हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले दिल्ली की बात हुई है, फिर मुंबई की बात हुई है और फिर किसकी बात हुई है, दैट इज चंडीगढ़। पहले हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का ही टेबल बना लेते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में टेबल बनाना चाहो योर विश, नहीं तो आप कैलकुलेशन करते करते जब O और E की जरूरत होगी तब भी आप टेबल बना सकते हो। कई बार हमें दिखता है कि क्वेश्चन में टेबल नहीं है तो हम H0 H1 अल्फा से पहले ही टेबल शुरू कर देते हैं, फिर ये काम शुरू कर देते हैं, वो भी चीज ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे शुरू करना चाहो कि पूरा आपने क्वेश्चन शुरू कर दिया, वो और E की नीड है, तो आप तब भी टेबल बना सकते हो, पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का फिर एक्सपेक्टेड का। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, या फिर यहाँ पे और क्या दे रखा है, दैट इज वॉचिंग टॉक शो और नोट, तो यहाँ लिखेंगे वॉचिंग टॉक शो, ठीक है, टॉक शो। और यहाँ क्या लिखेंगे, नोट वॉचिंग टॉक शो, की जो नहीं देख रही है। बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, दिल्ली के बारे में देखते हैं। 35 आउट ऑफ 250, तो 35 देख रही है, आउट ऑफ कितना, दैट इज 250। आगे चलते हैं। मुंबई में कितना है, 22 आउट ऑफ 220, 22 कितने में से, दैट इज 220 में से। ये टोटल है, नीचे टोटल की लाइन होती है। तो 35 दिल्ली में टॉक शो देख रही है, इसलिए टॉक शो के सामने लिखा है 250 में से 35, 220 में से 22। आगे देखो 39 आउट ऑफ 300, तो 39 देख रही हैं, आउट ऑफ कितना,
दैट इज 300। आगे देखो 35 देख रही है, टोटल कितना है 250, तो जो नहीं देखनी है वो कितनी है 215। जितना रेड से लिखा है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, बाकी हमें कंप्लीट करना है। 250 में से 35 है तो 215 नहीं देख रहे। 220 में से 22 देख रही है, मतलब 198 नहीं देख रहे। आगे क्या है 300 में से 39 देख रही है, अगर 39 देख रही है दैट विल बी कितना आएगा 261 नहीं देख रही, 39 देख रही है, टोटल कितना है 300। एक लाइन टोटल की यहां होती है हमेशा और एक लाइन टोटल की साइड पर होती है। वो टोटल की लाइन जरूरी होती है, उसके बिना एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज नहीं निकल सकती, तो हम यहीं पर निकाल के रख रहे हैं ताकि जब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाए हमें ईज हो। देखो क्या करेंगे, इनको ऐड कर दो 35 प्लस 39 दैट विल बी बनेगा 9 और 5 14, 3 से 60 दैट विल बी 74। 74 प्लस 22 दैट विल बी 96 बन जाएगा। 96 हो गया। 215 प्लस 198 261, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 4 आ जाएगा, 6 और 9 15, 15 और 160 यहाँ 7 आ जाएगा, 2135 यहाँ पे बनेगा 674। क्या आएगा 674। आप यहाँ पे कंप्लीट वाला टोटल निकाल लो। यहाँ देखो दोनों से इधर से और इधर से सेम आना चाहिए। 674 प्लस 96 दैट विल बी 770। आप यहाँ से भी ऐड करके देख लो 770 ही बनेगा। ये मेरा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये मेरा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टेबल बन गया। ये मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है। बताओ स्टेटमेंट से टेबल बनाना आया पक्का। चले आगे, ये टेबल बनाना आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, ऑब्जर्व्ड आ चुका है, हमें अब एक्सपेक्टेड चाहिए। अब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल हमें बनाना आता है। सबसे पहले हम ये नोट करते हैं दैट इज टोटल। ये वही टोटल है, देखो 770 जो अभी हमने निकाले हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के टेबल में। अब हमारा काम होता है ये 6 क्या निकालना, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये वाली फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, E11 से आपको फॉर्मूला पता है 96 इंटू 250 डिवाइड बाय दैट इज 770। क्या मैं मान के चलूं आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना आता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टेबल क्लियर है आपको। मेरे को पता लगना चाहिए आपको ये बनाना आ गया। बहुत सिंपल है, ये बहुत बार बना चुके हैं। इसकी वैल्यू आएगी 31.17। आपको ये वैल्यू चाहिए तो आप 250 में से 31.17 माइनस करोगे, आपको 218.83 मिलेगा। आपको कैलकुलेटर्स अलाउड है, क्या दिक्कत है? 250 में से ये वैल्यू माइनस करोगे आपको ये मिल जाएगा। इन दोनों का मिला के सम ये आना चाहिए ना, तो ये वैल्यू आ गई 250 दिया हुआ है, ये वैल्यू आप इसमें से माइनस करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट अब ये वाली वैल्यू पे आ जाओ। यहाँ पे 2 मिसिंग है, माइनस करके नहीं निकलेगा, तो आपको E12 की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये कैसे निकलेगा, इसके सामने 96, इसके सामने 220 और कंप्लीट वाला 770। ये आप कैलकुलेट करोगे आपको ये वाली वैल्यू भी मिल रही होगी। ये मिल गई, ये है। आप 96 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस करो। पहले इन दोनों को प्लस करो, एक आंसर आ रहा होगा। उस आंसर को 96 से माइनस करो, आपको 37.4 मिल जाएगा। ऐसे ही आपको मान लो ये आंसर चाहिए, ये था हमारे पास। इनका टोटल क्या है 220। 220 में से ये माइनस करोगे, आपको ये बीच वाला आंसर मिल जाएगा। मैं ये मान के चल रही हूँ कि बाकी पिछली जितनी क्लासेस की है जिसमें हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी सीखी है, अब आपको समझ आ चुका है। लास्ट की 2 क्लासेस में मैंने हर एक टेबल आपको खुद बना के दिखाया एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, तो मैं मान के चल रही हूँ अब आपको ये क्लियर है। 1 2 3 ये हमारे पास टोटल 6 है, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। यही यहाँ लिखी हुई है 31.17, 27.43, इसी ऑर्डर में लिखनी है। और ऐसे ही हमने ऑब्जर्व लिखे 1 2 3। देखो ये ऑब्जर्व्ड है हमारे पास 35 22 39। देखो 35 22 39। ऐसे ही नेक्स्ट रो हमने नोट डाउन की हुई है। ये रहा O, ये रहा E। हमें क्या चाहिए O माइनस E। फिर फॉर्मूला क्या था O माइनस E का स्क्वायर बाई E। यही हम टेबल में निकाल लेते हैं, समीशन है तो हम टेबल में ही वैल्यू निकाल लेते हैं। O माइनस E का स्क्वायर, O माइनस E का स्क्वायर बाय E। आंसर क्या आ रहा है 1.84।
काई स्क्वायर की वैल्यू यही है, क्योंकि इसी का समीशन हमारा फॉर्मूला है। इसी टेबल को ऐड करके जो आंसर आता है वही हमारा काई स्क्वायर का आंसर होता है। काई स्क्वायर का आंसर कितना आ गया 1.84। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगी क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट है। तो r-1 c-1 रोज कितनी है 2 रोज है, कॉलम कितने हैं 3 कॉलम है। ये टोटल वाली काउंट नहीं होती, तो 2 रोज 3 कॉलम, वैल्यू कितनी है ये 2। काई स्क्वायर की वैल्यू 2 पे आपको टेबल से चेक करनी आती है 5.991, आप इजीली कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसलिए कराई क्योंकि वहां पे फोरा चेंज 0.01 पे चेक करनी थी, तो मैंने आपको एक बार टेबल दिखा दिया, लेकिन 0.05 पे आपको चेक करनी आती है, आप इजीली देख सकते हो वैल्यू विल बी 5.991। Calculated value is less than that is of table value, therefore null hypothesis accepted। null hypothesis accepted होगी, इसका मतलब सारे population proportions equal है, P1 P2 P3 equal है। It means यहाँ पे आप end में लिखोगे null hypothesis accepted, therefore the proportion of women in Delhi, Mumbai and Chandigarh watching talk show are equal। Question complete। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, हम सेम काम लास्ट की क्लासेस से कर रहे हैं, बस लास्ट की 3 क्लासेस से कर रहे हैं, बस क्वेश्चन के टाइप चेंज हो रहे हैं कि ऐसा हो। देखो ध्यान से, चाहे इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स का क्वेश्चन हो, किसका क्वेश्चन हो, चाहे इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स का क्वेश्चन हो, तो भी हम यही काम कर रहे थे, ठीक है। चाहे आपके पास येट्स करेक्शन हो, कल किया था, चाहे आपके पास येट्स करेक्शंस हो तो भी हम यही काम कर रहे थे, चाहे आपके पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की इक्वालिटी का क्वेश्चन हो, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नहीं कह रही, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की इक्वालिटी का क्वेश्चन हो, तो भी इन तीनों टॉपिक में एक ही फॉर्मूला यूज होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। यहाँ पे 0.5 वाला कंसेप्ट लगता है, ये सिंपल है, और इसमें नल हाइपोथेसिस में हमें इक्वल प्रोपोर्शंस लेने होते हैं। तीनों टॉपिक विद इन हमने 1 मिनट में रिवाइज कर लिए। हम यही काम कर रहे हैं, सेम काम, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज वही चेक कर रहे हैं, वही टोटल उठा रहे हैं, वही टेबल बना रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं। तो बताओ कहाँ डिफिकल्टी है, इजी है ना। इसके बाद एक और क्लास बची है, हम ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे, दैट इज कौन सा चैप्टर, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये चैप्टर बस एक और पार्ट बचा है, विद द पार्ट 20 ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल which is Dream Maths। Thank you so much for watching।